जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये मैथ 0 लेवल से स्टार्ट होगा, यानी ये संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है मैथ का, उस कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। इसके बाद धीरे धीरे बारी से बारी हम आपको कॉन्सेप्ट मैथ का कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे और उसके बाद जो है सवाल भी हम आपको करवाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट, ये जो मैथ का जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं बच्चों? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। NUMBER, नंबर, SYSTEM, सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो देखिए आखिर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्या होता है। तो नंबर सिस्टम को समझने से पहले हमको डिजिट समझना होगा, अंक। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अंक किसको बोलते हैं। तो अंक को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डिजिट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? डिजिट्स। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डिजिट्स बोलते हैं। तो डिजिट्स किसको बोलते हैं? तो ध्यान दीजिए कि संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं जीरो को ही अंक, जीरो को ही अंक यानी डिजिट्स कहते हैं। तो देखिए डिजिट्स किसे कहते हैं बच्चों? डिजिट्स का हिंदी होता है अंक। क्या होता है बच्चों? अंक। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट्स। तो संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं जीरो को ही अंक यानी डिजिट्स कहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड जीरो को ही हम अंक यानी डिजिट्स कहेंगे। तो देखिए डिजिट्स जो है, यदि देखा जाए कुछ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो डिजिट है, ये सारे डिजिट में सबसे पहले यहाँ पर जो जीरो दिखा दे रहा है, जीरो जो है मेरा वो सार्थक अंक है। जीरो क्या है बच्चों? वो सार्थक अंक। ये सारा जो लिखे हैं 0 से लेके 9 तक ले, ये सारा नंबर क्या है? ये 0 से लेके 9 तक ले ये जो लिखे हुए हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब अंक यानी डिजिट्स कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? अंक यानी डिजिट्स कहलाते हैं। और इन्हीं में जीरो जो है, जीरो भी क्या है? एक डिजिट है, अंक है। और यही जीरो कौन अंक है? इस जीरो को हम असार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? असार्थक अंक। इन्हीं डिजिट्स को हम असार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? असार्थक अंक कहते हैं। और उसके बाद 1 से लेके 9 तक ले, 1 से लेके 9 तक ले, ये सारा यानी जीरो को तो असार्थक अंक कहते हैं, लेकिन जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारा नंबर को क्या कहेंगे? ये सारा नंबर जो बच गया, ये शेष, जीरो को तो असार्थक अंक कहते हैं, लेकिन 1 से लेकर 9 तक ले अंक को सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है। तो जीरो के बाद जो शेष अंक बच जाता है उसको क्या कहेंगे? सार्थक अंक कहेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिए,
दुनिया में जितने भी नंबर हम लोग लिखते हैं या पढ़ते आए हैं और या आप लिखते हैं, वो सारा नंबर आखिर कैसे बना है? उन सारा नंबर को आप आखिर वो सारा नंबर कहाँ से आया? आप जैसे कि मान लीजिए 125 लिखते हैं या 256 लिखते हैं, तो वो सारा नंबर कैसे बनता है? तो आप एक चीज ध्यान में, एक चीज अवश्य बोलते आए हैं या सुने हैं, संख्या। क्या सुने हैं? संख्या। और संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नंबर्स कहते हैं। संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर्स। और नंबर्स जो होता है, ये नंबर्स, जैसे कि एक नंबर लिखते हैं 256, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 256। हिंदी में क्या बोलेंगे? 256। तो ये जो 256 है, ये 256, ये नंबर जो है 256, ये 256 नंबर, ये 256 को हम नंबर बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। ठीक है। और ये 256 नंबर आखिर कैसे बना? ये 256 नंबर यानी 256 नंबर ये डिजिट से बनता है। आखिर कहने का यह तात्पर्य है कि डिजिट से ही दुनिया का जितने भी नंबर है, वो सारा नंबर किससे बना है? डिजिट से बना है, अंक से बना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि डिजिट्स के समूह को, डिजिट्स के अंकों के समूह को क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों? नंबर्स कहा जाता है। तो ये 256, 256, ये क्या है? एक नंबर है, इसको हम संख्या बोलेंगे। ठीक है। तो यदि नंबर्स, इसको नंबर बोलेंगे, तो देखिए इसको आप जो है, हम यहाँ पर 526 भी कर सकते हैं, इसको हम 625 भी लिख सकते हैं। तो इसमें जितना सारा अंक लगा है, कौन कौन अंक लगा है? 2 लगा है, 5 लगा है और 6 लगा। 2, 5, 6, ये 2, 5, 6 से ही जब 2 को अलग कर दिए, 5 को अलग कर दिए, 6 को अलग कर दिए, यानी 2 के बीच में 2 के बाद कॉमा लगा दिए, 5 के बाद कॉमा लगा दिए, तो ये अलग हो गया। और जैसे कॉमा हटाइएगा तो ये नंबर हो जाएगा। कॉमा लगाने पर वो हो जाता है अंक, यानी डिजिट्स हो जाता है। और कॉमा हटा देते हैं तो वो बन जाता है संख्या, यानी नंबर से बनता है। तो नंबर्स का डिफिनेशन क्या देख सकते हैं? संख्या किसे कहते हैं? संख्या का यदि आप परिभाषा लिखा जाए, तो ये जो संख्या का निर्माण हुआ है, ये कैसे हुआ है? ये संख्या का जो निर्माण हुआ है, ये संख्या का निर्माण अंकों से हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है। तो आप जान गए कि संख्या का यदि परिभाषा यदि पूछा जाए या संख्या किसे कहते हैं, क्या बोलिएगा? कि अंकों के समूह को ही हम संख्या यानी नंबर्स कहते हैं। ठीक है। तो नंबर से समझ गए। अब यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, यदि कोई पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप क्या बताइएगा? आप बता सकते हैं कि हम यहाँ कुछ नंबर लिखते हैं, कहिएगा कि ये बड़ा नंबर है। यदि इसमें एक प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9, 7, 6, 5, 2। क्या इसमें भी, इससे भी बड़ा हो सकता है? तो दुनिया में जो बड़ा नंबर होता है उसको हम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो अनंत होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अंक समझ गए, नंबर समझ गए। अब आगे समझते हैं। ये आप लोग नंबर्स तो समझ गए, इसी में कुछ क्वेश्चन आता है अंक से रिलेटेड और नंबर से रिलेटेड। अंक से रिलेटेड और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या आता है? अंक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे कि यहाँ 0 से लेके 9 तक ले जो लिखे हैं, ये नंबर 0 से लेके 9 तक ले ये नंबर लिखे हैं, ये कितने नंबर हैं? यदि पूछा जाए कि दुनिया में, या पूछा जाए कि अंकों की संख्या कितनी होती है या अंक कितने होते हैं, टोटल अंक कितने होते हैं, तो कितना बताइएगा?
यदि यहाँ से गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0 से लेके 9 तक ले अंक मेरा 10 अंक होता है, 10 अंकों, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स। तो अंकों की कुल अंक, टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब इसी में अब आगे समझिए कि अब एक चीज ध्यान दीजिए कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या की भी बात बोला है क्या जाता है। तो 0 तो वो सार्थक अंक है और 1 से लेकर 9 तक ले सार्थक अंक है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या यदि पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर दे या एग्जाम में आ जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो क्या बोलिएगा? 0। यदि आप बोलिएगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 का बताइएगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है, आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, सही नहीं होगा। तो 0 आप बोलिएगा कि सर 0 तो सबसे आगे है, 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है? यहाँ पर ये तो और सार्थक अंक है बच्चों, सार्थक अंक, ठीक है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि 0 को हम एक अंक की सबसे छोटी संख्या नहीं बोल सकते। अभी इसके बारे में हम बताएंगे आखिर 0 को एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्यों नहीं बोल सकते, इसका क्या प्रश्न, इसका क्या जवाब है। तो समझिए, यहाँ एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 को बोला जाता है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों? 1 होती है, 1 होती है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो 0 आखिर एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 0, और यदि आप 0 और 1 का बात किया जाए कि 0 और 1 में बड़ा कौन है, तो आप बोलिएगा कि 1 बड़ा है, 0 छोटा है। तो 0 छोटा है, 1 बड़ा है। लेकिन यदि ये तो हम बोल सकते हैं कि 0 छोटा है और 1 बड़ा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। तो देखिए आगे देखते हैं। तो बात कर रहे थे कि डिजिट, तो डिजिट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट है। और इन 10 डिजिट में 0 को क्या बोलते हैं बच्चों? 0 को सार्थक अंक बोलते हैं, और 1 से लेकर 9 तक ले जो अंक है इन सबको क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं। अब इसमें बात आ रहा है कि 0 को तो हम सार्थक बोलते हैं। 0 को क्या बोलते हैं बच्चों? सार्थक अंक बोलते हैं। और उसके बाद 1 से लेकर 9 तक ले वो क्या बोलते हैं? सार्थक अंक बोलते हैं। तो अंक कितने प्रकार के होते हैं यदि बात किया जाए तो अंक कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोल सकते हैं जब 0 से लेकर 9 तक ले को हम इसको अंक बोलते हैं। तो अंक कितने प्रकार के हम बोल सकते हैं? तो अंक 2 प्रकार के होते हैं। अंक कितने प्रकार के हम बोल सकते हैं? 2 प्रकार के, एक असार्थक अंक और दूसरा सार्थक अंक। अब इन असार्थक अंक और सार्थक अंक में यदि बोला जाए, सार्थक अंक और असार्थक अंक में यदि कहा जाए कि इसमें से सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, यदि क्वेश्चन कर दिया जाए कि एक अंक की सबसे छोटी अंक की एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो क्या बोलिएगा? 0 या 1? 1 होती है। यदि आप 0 बोलते हैं तो आपका आंसर गलत है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 0 नहीं होती है, इसलिए याद रखिएगा। यदि आप एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 को बताते हैं आपका आंसर गलत है। अब आगे समझते हैं। यदि पूछा जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो क्या बताएंगे? 9 होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो 0 क्यों नहीं होती है एक अंक की सबसे छोटी संख्या?
तो देखिए ध्यान दीजिए कि जीरो क्यों नहीं होती है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, यदि पूछा जाए कि जीरो का खोज किसने किया था, जीरो जीरो ये जीरो है ना, जीरो का खोज यदि पूछा जाए, जीरो की खोज किसने किया था, यानी जीरो का खोज करने वाला कोई तो इंसान ही होगा। जीरो का खोज तो कोई व्यक्ति ही ने किया होगा, कोई मानव ने ही किया होगा। तो जीरो का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। जीरो का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम आर्यभट्ट था। क्या था बच्चों, आर्यभट्ट। जीरो की खोज किसने किया था, आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट यानी ये आर्यभट्ट जो है किस टाइम में आए थे, जैसे कि अभी किस टाइम चल रहा है, एक होता है ना जिसे बोलते हैं सतयुग, द्वापर युग, कलयुग। तो आर्यभट्ट जो है कलयुग के टाइम में आए थे। अभी बोल रहे हैं कि आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि आज के डेट में बोलता है कि कलयुग का टाइम चल रहा है। तो आर्यभट्ट भी कलयुग के टाइम में ही आया था, कलयुग, ठीक है। यानी आर्यभट्ट का जन्म किस टाइम में हुआ था, कलयुग के टाइम में हुआ था। तो जीरो का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। किस टाइम में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, कलयुग में हुआ था। अभी आपको बता रहे हैं, अंतर समझा रहे हैं कि जीरो आखिर एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्यों नहीं होती, एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक क्यों होती है। कुछ इसका जीरो का कुछ इतिहास जान लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो जीरो का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट का जन्म किस टाइम में हुआ था, किस समय में हुआ था, कलयुग समय में हुआ था, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए कि जीरो का खोज तो आर्यभट्ट ने किया था। कब, यदि पूछा जाए कि जीरो का खोज कब किया था, तो जीरो का खोज पांचवी शताब्दी जीरो का खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था और कलयुग के टाइम में हुआ था। और कब किया था, 5वीं शताब्दी में किया था। जीरो का खोज जो है 5वीं शताब्दी में किया था, ठीक है। जीरो का खोज किस शताब्दी में किया गया था, 5वीं शताब्दी में किया गया था। अब आगे ध्यान दीजिए कि आखिर आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे। आर्यभट्ट का तो कहीं का तो रहने वाला होगा, या तो भारत का होगा या अमेरिका का होगा। तो आर्यभट्ट का यदि बात किया जाए कि अभी तो समझे कि जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था, और किस टाइम में, किस समय में हुआ, कलयुग में, क्योंकि आर्यभट्ट का जन्म जब कलयुग के टाइम में हुआ था तो जीरो का भी खोज कलयुग में हुआ। हालांकि जो जीरो है, ये जीरो का बात हर कई ग्रंथों में लिखा गया है, उसमें दर्शाया गया, लेकिन यानी ये जो है, एक होता है आविष्कार, कोई चीज का निर्माण कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे हाथ में जो ये मार्कर है, इस मार्कर का भी किसी इंसान ने या कोई वैज्ञानिक ने इसको बनाया होगा, तो वो हो गया आविष्कार। और एक होता है खोज, जो कि वो चीज दिया हुआ रहता है लेकिन उसके बारे में दुनिया के सामने लाना, बताना, वो एक खोज होता है। उसी तरह ये जीरो जो है, ये जीरो जब चाणक्य कुछ चाणक्य एक व्यक्ति थे, ये अर्थशास्त्र के एक लेखक थे। चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते हैं। जब चाणक्य कुछ भी कहानी या कुछ भी लिखते थे, वो लास्ट में वो बिंदा इस प्रकार के दे देते थे। क्यों देते थे, कि इसके आगे कहानी हम लिख सके। हालांकि तो चाणक्य को भी ये चाणक्य ने भी नहीं बताए थे कि ये क्या है, ये जीरो है। लेकिन आर्यभट्ट जो था, ये जीरो का खोज इन्होंने ही किया था और कलयुग के टाइम में किया था, क्योंकि इनका जन्म कलयुग में हुआ था। और कब किया गया था, तो 5वीं शताब्दी में किया गया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, तो आर्यभट्ट भारत के रहने वाले थे। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, भारत के रहने वाले थे। लेकिन भारत के किस राज्य में रहने वाले थे, तो आर्यभट्ट तो भारत के रहने वाले थे, लेकिन ये बिहार राज्य के थे, ठीक है। भारतवर्ष के
बिहार राज्य में रहते थे। और ये बिहार राज्य में कहाँ पर, ये पटना में रहते थे। ठीक है, तो आर्यभट्ट का जन्म भारत में हुआ। भारत में कहाँ, बिहार में, और बिहार में कहाँ, तो पटना में हुआ। ठीक है, अब आगे समझिए कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की चीज है कि जीरो, जीरो क्या एक नंबर है, एक संख्या, इसको बोल सकते हैं। हाँ, जीरो एक संख्या है। जीरो एक क्या है बच्चों, संख्या है। जीरो एक संख्या है, जीरो को हम संख्या बोल सकते हैं। लेकिन जीरो जो है, जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। आप लोग काउंटिंग नंबर समझते हैं किसको बोलता है, काउंटिंग। बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे, कोई किसी टीचर के पास आपको बोला होगा बच्चे 1 से लेकर 100 तक ले गिनती लिखो, 1 से लेकर 100 तक ले काउंटिंग लिखो। क्या जीरो से आपको लिखने सिखाया था उस टाइम में, कि 1 से लिखने सिखाया था? जीरो से कि 1 से, तो 1 से सिखाया होगा। तो जीरो काउंटिंग नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या इसको गिनती, काउंटिंग नंबर का हिंदी क्या हो सकता है, गिनती संख्या। ठीक है, काउंटिंग, जीरो क्या गिनती, गिनती। जब आपको काउंटिंग देखनी, जिस समय आपको कहीं पर जब आप सीखते थे, क्या उस टाइम में आपको 1 से सिखाता था कि जीरो से? तो 1 से सीखते थे। इसीलिए जीरो को एक नंबर बोल सकते हैं, संख्या बोल सकते हैं, लेकिन जीरो को काउंटिंग नंबर नहीं बोल सकते हैं। इसको गिनती के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो काउंटिंग कहाँ से लिखते हैं, 1 से लिखते हैं। इसीलिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी मेरे, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हमारा होगा, 1 होगा। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। समझ गए? तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो को काउंटिंग नंबर में हम नहीं लिख सकते। जीरो का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। कब हुआ था, 5वीं शताब्दी में। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, भारत के। भारत की किस जगह, बिहार के। और बिहार की किस जगह, पटना के। ठीक है, समझ गए? अब आगे समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब देखिए आप लोग को नंबर लाइन के बारे में आप लोग जानते हैं। अब आज आप देखते हैं संख्या रेखा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन, अभी तो बात की है डिजिट के बारे में, यानी अंक के बारे में बात की है, और उसके बाद नंबर के बारे में भी बात की है। जीरो का खोज कौन किया था, आर्यभट्ट ने। और आर्यभट्ट कब किया था, 5वीं शताब्दी में किया था। आर्यभट्ट ने जीरो का खोज कितने शताब्दी में किया था, 5वीं शताब्दी में। और आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, भारत के किस राज्य में, बिहार राज्य में। और बिहार राज्य के पटना के रहने वाले थे। यहाँ तक तो बात हो गया। जीरो एक संख्या है, लेकिन जीरो को हम काउंटिंग नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो काउंटिंग नंबर के कैटेगरी में, यानी उस ग्रुप में, काउंटिंग नंबर के ग्रुप में उसको जीरो को नहीं रखा गया है। यहाँ तक ले तो अब हम लोग पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं, इसके आगे है संख्या रेखा, नंबर लाइन। तो देखिए नंबर लाइन का कुछ डिफिनेशन लिखे हैं। क्या लिखा है कि यदि एक्स वाई सरल रेखा दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से खींची जाए तथा किसी बिंदु O के दाएं यानी राइट तथा बाएं लेफ्ट निश्चित दूरी फिक्स्ड लेंथ जो इकाई दूरी यूनिट लेंथ पर रखते हैं पर क्रमशः धनात्मक पूर्णांक तथा ऋणात्मक पूर्णांक हो तो ऐसी रेखा को संख्या रेखा नंबर लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक नंबर लाइन का एक, यहाँ पर हम इस बोर्ड पर एक नंबर लाइन खींचते हैं। तो देखिए नंबर लाइन क्या बोल रहा है कि एक सरल रेखा। देखिए यदि एक्स वाई सरल रेखा, तो हम एक सरल रेखा लेंगे, यानी सीधा एक लाइन खींचेंगे। सरल रेखा माने क्या हो गया, सीधा लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीधा लाइन ले लिए। और यदि एक्स वाई सरल रेखा, तो ये मेरा क्या हो गया, इधर का लाइन, इधर एक्स नाम रख देता है इस बिंदु को, इस पॉइंट को, इधर वाई रख देता है। क्योंकि नंबर लाइन में या इस पॉइंट में क्या लिखा है, यदि एक्स वाई सरल रेखा, यानी एक्स
और y ये क्या है मेरा, एक सरल रेखा है। एक्स वाई क्या है बच्चों, सरल रेखा है। एक्स वाई क्या है, एक सरल रेखा खींच लिए दोनों दिशाओं में, यानी एक्स दिशाओं में और वाई दिशा में, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, और परिमित रूप से खींची जाए तथा किसी बिंदु O, तो यहाँ पर इस बिंदु का नाम क्या रख दिए, O क्या हुआ, एक्स ओ वाई, ये ABCD में आता है, ए से जेड तक याद करते हैं, जानते हैं ना, उसमें एक्स वाई ओ ये सब नहीं मिलता है, वही O है। अभी नहीं सोचिएगा कि ये O 0 है, बिंदु O, तो यहाँ पर बिंदु O के दाएं यानी राइट, तो राइट कौन होगा, राइट जो है इस नंबर लाइन में कौन है, इधर वाला होगा। तो राइट यूनिट लेंथ, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, बिंदु O के दाएं राइट तथा बाएं लेफ्ट, इधर वाला नंबर क्या हो गया, इधर में लेफ्ट और इधर साइड वाला राइट हो गया, इधर साइड वाला, यानी इधर साइड वाला नंबर मेरा हो गया राइट। और राइट को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दाएं। राइट को हिंदी में बोलते हैं दाएं, दायां भी बोल सकते हैं। और इधर वाला जो लाइन है ये मेरा क्या हो गया, और लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बाएं, ठीक है, बायां भी बोल सकते हैं। तो किसी बिंदु, ये बिंदु O है, बिंदु O के दाएं यानी राइट तथा बाएं लेफ्ट निश्चित दूरी यानी फिक्स्ड लेंथ जो इकाई दूरी यूनिट लेंथ पर रहते हैं, ठीक है, यूनिट लेंथ पर रहते हैं, क्या रहते हैं, इकाई दूरी पर। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर इस नंबर लाइन पर राइट में और लेफ्ट में और इकाई दूरी के अनुसार धनात्मक पूर्णांक राइट की ओर और ऋणात्मक पूर्णांक लेफ्ट की ओर होती है। तो 0 क्या है, ओ क्या है, एक बिंदु है, इस बिंदु में 0, ऊपर वाला O हो गया और नीचे वाला 0 हुआ। 0 से जब दाईं ओर हम बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 0 से बाईं ओर जब बढ़ते हैं, यानी इधर से चले 0 से इधर, तो देखिए 0 से जब इधर चले, 0 के बाद 1 हुआ, यानी 0 में जब 1 जोड़िएगा तो 1 होगा, 1 में फिर 1 जोड़िएगा तो 2 होगा, और 2 में फिर 1 जोड़िएगा तो 3 होगा, 3 में 1 फिर जोड़िएगा 4, 4 में 1 जोड़िएगा 5, 5 में 1 जोड़िएगा 6, 6 में 1 जोड़िएगा 7। इस तरह से ये नंबर, सारा नंबर मेरा चलते जाएगा। तो ये सारा नंबर कहाँ तक ले जाएगा, ये सारा नंबर इंफिनिट यानी अनंत तक ले जाएगा, और ये प्लस में इधर जाएगा। अब 0 के इधर लेफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है, ठीक है, -6 होता है। इस तरह से इधर भी नंबर बढ़ते जाते हैं, तो कहाँ तक ले, इंफिनिट यानी अनंत तक ले माइनस जाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, निश्चित दूरी पर इकाई दूरी को हम ले लिए, यूनिट लेंथ को ले लिए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का बात कर रहे हैं। तो पूर्णांक क्या होता है हम इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल समझिए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक इसमें कौन है। तो जो राइट में यानी 0 से लेके इंफिनिट प्लस तक ले जितने नंबर दिखाई दे रहे हैं राइट की ओर, वह सारा नंबर आपका
धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। और जीरो से लेके इन्फिनिट माइनस तक ले नंबर जितना आपको दिखाई दे रहा है, यानी लेफ्ट की तरफ जितना नंबर लिखल है वह सारा नंबर ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, अब आगे समझिए कि इसमें यदि जीरो से लेके राइट की ओर, यानी कहा जाए कि जीरो से लेके इस तरह इधर एरिया में जीरो से लेके इधर जितना बढ़ेंगे, यानी जीरो से एक बढ़ा, एक से दो बढ़ा, दो से तीन, चार, पाँच, इसी तरह अनंत तक ले, इन्फिनिट तक ले चलेंगे। तो इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? इधर क्या हो रहा है, नंबर बढ़ता है, इधर नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी बढ़ता है इधर। और इधर नंबर इधर जब आते हैं जीरो के बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6, इन्फिनिट माइनस तक ले क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, नंबर घट रहा है। यानी जीरो से इधर, यानी जीरो से जब राइट की ओर हम चलेंगे तो नंबर बढ़ेगा, और जब जीरो से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो नंबर घटेगा। ठीक है, तो जो नंबर घटेगा वही नंबर उसी नंबर को हम ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर कहेंगे, और जो जीरो से लेके राइट की ओर बढ़ेंगे उन नंबर को धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। समझ गए, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक समझ गए। अब आगे समझिए कि यदि लेफ्ट का हिंदी बाएं होते हैं, तो लेफ्ट से यदि आपको कहा जाए, इसमें कुछ पॉइंट है, लेफ्ट से यदि आप लेफ्ट से राइट, RIGHT राइट, यदि आप लेफ्ट से राइट की ओर, यानी इधर से शुरू करना है और कहाँ तक ले जाना है, राइट की ओर जाना है। यदि लेफ्ट से राइट की ओर यदि आप चलते हैं या चलते हैं तो क्या होता है, संख्या यानी नंबर क्या होता है, नंबर आपका बढ़ती जाती है। नंबर आपका क्या होता है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो नंबर आपका बढ़ेगा, और यदि आप राइट से जैसे कि इधर हम चले तो नंबर बढ़ा, और यदि उधर से हम रिटर्न होंगे तो क्या होगा, राइट से जब आप लेफ्ट की ओर आएंगे, राइट जैसे कि मान लीजिए कि इधर से चले तो नंबर बढ़ा, और यदि इधर से आप चलिएगा, इधर से लौटिएगा, यानी राइट से और लौटिएगा तो नंबर क्या होगा आपका, नंबर आपका क्या होगा, उस टाइम में नंबर आपका घटती जाती है। उस टाइम में आपका नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, घटेगा। राइट से लेफ्ट से राइट की ओर चलिएगा, नंबर बढ़ जाएगा, और राइट से जैसे आप रिटर्न होगे, राइट से जैसे आप लेफ्ट की ओर चलिएगा तो नंबर घटेगा। यानी कहने का मतलब कि इधर से लेफ्ट से राइट की ओर चले तो नंबर बढ़ गया, और जब इधर से हम जैसे मोड़ के फिर इधर गए तो नंबर आपका क्या हुआ, घट गया। तो लेफ्ट से राइट की ओर जब बढ़िएगा तो नंबर आपका बढ़ जाती है, और राइट से जब लेफ्ट की ओर रिटर्न होइएगा या लोग इधर आइएगा तो नंबर घट जाती है। तो यहाँ तक ले समझ गए। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि कभी कभी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इसमें से जीरो बड़ा है कि एक बड़ा है। यदि बात किया जाए जीरो बड़ा है कि एक बड़ा है, तो बोलिएगा कि सर एक बड़ा है, जीरो छोटा है। जीरो छोटा है किससे, एक से, और एक बड़ा है किससे, जीरो से। तो जीरो छोटा है एक से, और एक से बड़ा है एक बड़ा है किससे, जीरो से। उसी तरह दो बड़ा है एक से, तीन बड़ा है दो से, और चार बड़ा है तीन से, पांच बड़ा है किससे, चार से, छह बड़ा है किससे, पांच से। ठीक है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या समझ गए।
चलिए इधर तो समझ गए, और यहाँ समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। 0 और -1 में यदि बड़ा है, 0 और -1 की बात किया जाए तो दोनों में से कौन बड़ा है? -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है? तो 0 बड़ा है, -1 नहीं बड़ा है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट यदि एक एग्जांपल लिया जाए कि -40 और 0, -40 और 0 का बात किया जाए तो दोनों में से कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? -40 बड़ा है कि 0 बड़ा है? तो ज्यादा करके स्टूडेंट कहता है कि -40 बड़ा है, जबकि उनका कहना गलत है। -40 बड़ा नहीं है, कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। 0 बड़ा, यानी -40 छोटा है और 0 बड़ा है। तो -40 तो आखिर छोटा क्यों है? कोई तो कारण होगा, कोई तो रीजन होगा। हालांकि 40 और 0 का बात क्या बड़ा है, तो 40 बड़ा है 0 से, 40 बड़ा है, 0 छोटा है। और जैसे आप 40 में माइनस लगा दीजिएगा तो 40 छोटा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। समझ गए? तो अब इस पर थोड़ा कुछ बात करते हैं कि आखिर 40 -40 छोटा कैसे होता है और 0 बड़ा कैसे होता है, इस पर थोड़ा बात करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए कि 0 जो है, 0 यदि 0 अकेला रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, उसका मान कुछ नहीं चलेगा, मान उसका कुछ नहीं रहता। लेकिन 0 के साथ और सार्थक नंबर जैसे लगाते हैं, यानी 0 है ना, 0 के साथ 1 से लेकर 9 तक ले नंबर कोई भी इसके साथ जुड़ मिल जाएगा, आगे या पीछे वह नंबर 0 का वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन 0 के साथ यदि और सार्थक अंक नहीं लगता है ना, तो 0 का वैल्यू कुछ नहीं रहता। तो बात अभी करते हैं आखिर -40 कैसे छोटा है और 0 कैसे बड़ा है। ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं। तो बात कर रहे थे कि -40 और 0 बड़ा है, -40 छोटा। -40 क्या है बच्चों? छोटा है, और 0 क्या है? बड़ा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एक राम नाम का एक लड़का है और मोहन नाम का भी एक लड़का है। ठीक है, राम और मोहन दोनों क्या है? दोस्त है, फ्रेंड है। आपका भी तो कोई फ्रेंड होगा ना, उसी तरह राम और मोहन क्या है? दोनों दोस्त है, मित्र है। तो ध्यान दीजिए कि राम जो है, मोहन जो है, मोहन बाजार गया और बाजार जाने पर जो है उसको कोई काम मिला, और उस काम जो मिला उसको 40 रुपया मिला। यानी काम किया, बाजार गया, बाजार में कोई काम किया और काम करने पर उसको काम पूरा करने, मोहन जब काम पूरा कर दिया उसको 40 रुपया दिया। ठीक है, उसके बाद जो है राम जब गया, राम और मोहन, फिर उसके बाद दूसरे दिन राम भी मोहन के साथ गया, तो राम मोहन को फिर एक काम मिला, लेकिन इसको 10 रुपया काम करने पर फिर इसको 10 रुपया मिला। लेकिन मोहन को जो है, राम को कुछ कमा ही नहीं, कोई काम ही नहीं मिल रहा था। तो जब इसको कोई काम ना मिलेगा तो कितना रुपया ही कमाएगा? 0 रुपया कमाएगा। मोहन को दूसरी दिन मिला तो 40 रुपया कमाई हुआ। मैंने मोहन पहला दिन गया तो बाजार, तो उसको 40 रुपया का काम हुआ। दूसरी दिन गया तो 10 रुपया। लेकिन जब दूसरी दिन जब राम मोहन के साथ गया तो इसको उस दिन काम ही नहीं मिला, तो 0 रुपया एक तरह से उसको कुछ कमा, उसके पास कहीं से पैसा आया नहीं आया, क्या कहेंगे? उसके पास 0 रुपया है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ समझ गए? तब क्या किया, राम जो है मोहन से कुछ कर्ज ले लिया। बोला भाई तुम जो है ना हमको 40 रुपया दे दो। जब 40 रुपया इससे मांगा तो क्या मांगा? कर्ज ही मांगा। राम जो है मोहन से क्या मांगा? कर्ज मांगा। कितना मांगा? 40 रुपया। 40 रुपया इससे मदद मांगा। ये जो मोहन 40 रुपया जो राम को दिया, ये कितना दिया? कर्ज ही दिया। तो कर्ज दिया तो कर्ज को हम माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं -40। फिर दूसरी दिन क्या किया? 10 रुपया इससे मांगा, और तो टोटल कितना कर्ज ले लिया इससे? 50 ले लिया, यानी माइनस इसमें डाल सकते हैं।
तो इस पहला दिन लिया -40 रुपया कर, दूसरा दिन लिया -10 रुपया, तो कितना हो गया, कितना रुपया कर्ज ले लिया, 50 रुपया कर्ज ले लिया। यानी 40 और 10 जोड़ेंगे 50 होगा, घटाएंगे तो 30 होगा। यहाँ जोड़ना है, टोटल कर्ज कितना लिया राम, इससे 50 रुपया कर्ज ले लिया। अब बताइए, तो ये जब कर्ज लिया तो यानी इस पर ऋण हो गया, तो इसको तो एक ना एक दिन देना होगा। तो बताइए कि -40 बड़ा होगा कि 0 बड़ा होगा। यदि जिस टाइम में राम किसी से कर्ज नहीं लिया, काम नहीं हुआ, कुछ भी इसके पास किसी से कर्ज जिस टाइम नहीं लिया था, उस समय 0 रुपया था। तो बताइए उस समय 0 बड़ा होगा कि -40, 0 बड़ा होगा कि -10, 0 बड़ा होगा कि 50, -50 है, 0 ही बड़ा होगा। यदि मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, और यदि आप किसी दिन किसी से 10 रुपया कर्ज लेते हैं, तो आप पर ऋण ना हो जाता है, फिर वो ऋण आपको चुकाना पड़ता है किसी ना किसी दिन, तो आप माइनस में चला गए कि प्लस में जाइएगा, माइनस में। अब बताइए कि जो किसी से कर्ज कोई व्यक्ति लेता है और जो किसी से नहीं लेता है, तो उस पर प्रेशर रहता है कि जो कर्ज लेता है उस पर प्रेशर, जो व्यक्ति कर्ज लेता है उस पर प्रेशर रहता है, जो नहीं लेता उस पर प्रेशर नहीं रहता है। तो बड़ा कौन होगा, कर्ज वाला कि कर्ज नहीं लेने वाला? कर्ज वाला होगा। तो जो कर्ज वाला होगा उसको ऋण बोलते हैं, और ऋण का चिन्ह क्या आता है, माइनस होता है। तो -40 बड़ा होगा कि 0 बड़ा होगा? तो 0 बड़ा होगा, -40 बड़ा होगा। समझ गए यहाँ पर? अब एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ तक ले तो समझ गए, अब आगे समझिए थोड़ा सा कि यदि एक क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन यह है कि 0 -40 -10 और +40 +10 को घटते तथा बढ़ते क्रम में लिखें। ये आपका क्वेश्चन है। समझ गए ना कि -40 कैसे छोटा हुआ, 0 कैसे छोटा हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन इसमें से बड़ा है, और यानी बढ़ते और घटते क्रम में दिखाना है। तो सवाल क्या है मेरा, 0 -40 -10 +40 +10, ये सवाल है। क्या बोल रहा है, घटते और बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले किस में लिखते हैं, घटते क्रम में। तो घटते क्रम आप लोग तो पढ़े हमें ना, घटते क्रम में क्या करना है, बड़ा नंबर लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन होगा, 0 -40 -10 +40 और +10, कौन बड़ा है, +40 बड़ा है। उसके बाद कौन है, +10 है। उसके बाद कौन होगा, 0 होगा। उसके बाद कौन होगा, -40 की -10 होगा। दिमाग लगाइए, 0 बोले कि 0 बड़ा है, -40 छोटा है। अब बताइए -40 बड़ा है कि -10 बड़ा है? -10 बड़ा है, क्योंकि कम कर्ज लिया है। जल्दी कौन चुका सकता है, जो कम कर्ज लेगा। तो -10 कम कर्ज है, -40 ज्यादा है, तो कम चुकाने में जल्दी कौन चुकाएगा, 10 वाला। और लेट कौन, देरी से कौन चुकाएगा, 40 वाला। तो बड़ा कौन होगा, जो जल्दी चुका देगा कर्ज। तो -10 क्या हो गया, बड़ा हो गया, और -40 छोटा हो गया। अब इसको यदि एक सिंबल आता है, यदि एक सिंबल इसको लगा के बना सकते इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे करके एक सिंबल लगाया जाता है। और इन्हीं सिंबल को हम, इस सिंबल को क्या कहेंगे बच्चों, इस सिंबल का क्या नाम है, जल्दी बताइए आप। इस सिंबल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रेटर देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेटर देन। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन बोलते हैं। समझ गए। अब एक क्वेश्चन घटते क्रम बना दिया, अब इसी को क्या बनाना है, बढ़ते क्रम। तो देखिए बढ़ते क्रम में क्या करना होगा, इधर से लीजिए, घटते क्रम में क्या किए, सबसे बड़ा नंबर लिए, और बढ़ते क्रम में क्या करना है, छोटा नंबर लेना है। सबसे छोटा कौन होगा, -40 होगा। इसके बाद ये चिन्ह लगा दीजिए, इसको लेस देन बोलते। उसके बाद
-10, 0, +10 और +40 यानी +40। इस प्रकार से बढ़ते क्रम और घटते क्रम सवाल बन गया। धन्यवाद।